चलो शुरू करें। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एन्युटी। क्या है? एन्युटी। पहले एन्युटी क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। जब भी दो चीजों की बात की जाए, और वो दो चीजें कौन सी? नंबर वन, कि फिक्स अमाउंट हो, फिक्स अमाउंट हो और रेगुलर इंटरवल हो। फिक्स अमाउंट हो और रेगुलर इंटरवल हो तो उसे कहते हैं एन्युटी। क्या कहते हैं? एन्युटी। फिक्स अमाउंट हो, रेगुलर इंटरवल हो, जब जब इसकी बात किसी क्वेश्चन में की जाए देन इट इज कॉल्ड एन्युटी। फॉर एन एग्जांपल, मैं कार लेने गया, कार की जो वैल्यू थी वो थी 10 लाख। मैंने उसकी डाउन पेमेंट करी, हमने उसकी डाउन पेमेंट करी 2 लाख। अब मुझे 8 लाख रुपए को फाइनेंस करवाना है, 8 लाख रुपए को फाइनेंस करवाना है। तो मैं उसी कार के शोरूम के अंदर जो बैंक एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं, मैं उनके पास गया और मैंने बोला सर मेरे को कार चाहिए 10 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, 8 लाख रुपए को मुझे फाइनेंस करवाना है 5 साल के लिए। आप मुझे बता देना कि मुझे हर महीने कितना पैसा देना पड़ेगा। तो बंदा क्या करता है, अपने कैलकुलेटर पे कुछ बटन बटन दबाता है, टक 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 टक, और बोलता है सर हमारे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है 10%, और आपने 5 साल के लिए 8 लाख रुपए को फाइनेंस करवाना है, तो आपको अप्रोक्स 18 से 20,000 या 22,000 जो भी ईएमआई बनती है वो हमें कैलकुलेट करके दे देता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करके देता है? ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या हुआ? एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, EYI भी हो सकता है, एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट, एनुअल पेमेंट जिसे कहते हैं। तो ईएमआई का मतलब क्या है? क्या ईएमआई के अंदर फिक्स अमाउंट नहीं होती? फिक्स अमाउंट नहीं होती ईएमआई के अंदर। मतलब जो हम एक महीने दे रहे हैं अगले महीने पे तो वही देते हैं, ऐसा थोड़ा देते कि आज 10,000 दिए कल 11,000 दिए। फिक्स अमाउंट होती है, फिक्स होती है। क्या उसमें रेगुलर पीरियड होता है? हर महीने देना पड़ता है। तो ईएमआई इज एन्युटी। क्लियर? दिस इज एन्युटी। समझ में आ गया? दूसरा दूसरा मेरे पास केस है कि मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए गया, मुझे आज से 10 साल के बाद अपने बेटे के लिए किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन करवाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, और मैं चाहता हूं कि वो 10 लाख रुपए मेरे पास किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आ जाए। मैं उस वक्त 10 लाख रुपए कहां से निकालूंगा? तो मैं बैंक में गया, वहां का जो बैंक एग्जीक्यूटिव था, मैंने बैंक एग्जीक्यूटिव को बोला कि सर मेरे को आज से 10 साल के बाद, 10 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो बताना आपके बैंक में कोई ऐसी स्कीम है कि मैं आपको हर महीने एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट या हर साल एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट मैं आपको कुछ दूं सच दैट कि आफ्टर 10 ईयर मेरा 10 लाख रुपए का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए? तो वो क्या करता है, वो अपना कैलकुलेटर निकालता है, अपने बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखता है और कहता है ठीक है सर, टक 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 टक। ठीक है, 10 साल के बाद वो कहता है कि सर अगर आपने हर साल मेरे को 70,000 रुपीज की पेमेंट करी, 70,000 की, तो मैं 10 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब 70,000 रुपए हम 10 साल तक देते हैं तो कितना बनता है? 7 लाख। वो मुझे 10 लाख क्यों देगा? बिकॉज इट इज माई इन्वेस्टमेंट। वो मेरे पैसे को कहीं आगे जाके इन्वेस्ट करेगा, उसके बीच में खुद कुछ कमीशन रखेगा। तो क्या इसके अंदर फिक्स अमाउंट आ रहा है? फिक्स अमाउंट दूंगा ना मैं हर साल। क्या इसके अंदर रेगुलर इंटरवल आ रहा है? हर महीने या हर साल दूंगा ना, तो दिस इज एन्युटी। तो सबसे पहला काम होगा कि आपको क्वेश्चन में यह पहचानना होगा ये एन्युटी है या नहीं। अगर एन्युटी होगा ओनली देन वी कैन यूज दीज 4 फॉर्मूलेस। एन्युटी होगा तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि एन्युटी है या नहीं। तो एन्युटी होगा या नहीं होगा वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? समझ में आ गया? पक्का? अब दो तरह की एन्युटी होती है। एक वो एन्युटी होती है जो पीरियड के पहले ही दिन शुरू हो जाती है, और एक वो एन्युटी होती है जो एट द एंड ऑफ द पीरियड शुरू होती है। उस एन्युटी के नाम होते हैं रेगुलर और ड्यू। तो रेगुलर एन्युटी, रेगुलर या ऑर्डिनरी।
एन्युटी रेगुलर या ऑर्डिनरी को कहते हैं जिसकी फर्स्ट पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड पर शुरू होती है, फर्स्ट पीरियड के एंड पे शुरू होती है। और एन्युटी ड्यू और इमीडिएट उसे कहते हैं जिसकी फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड शुरू होती है। ठीक है, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक बैंक में जाके पैसा इन्वेस्ट करना और एक लोन लेना। इन दोनों में से कौन सी एन्युटी है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? चलो मैं बताता हूं। मैं लोन लेने गया, मैं कार के शोरूम में बैठा हूं, मैंने फाइनेंस वाले बंदे से बोला भाई मेरे को कार चाहिए। उसने बोला 2 लाख की डाउन पेमेंट, 8 लाख का आपने फाइनेंस किया, आपको हर महीने 25,000 रुपए देने हैं। ठीक है, मैं बहुत खुश, मैं 2 लाख रुपए दिए, कार उठाई, मंदिर लेके गया, मंदिर में पूजा करवाई, घर लेके जाके बैठा ही हूं, उसका फोन आ गया, भाई साहब पहली इंस्टॉलमेंट दे दो 25,000 रुपए की। इज इट फेयर? पहले दिन कॉल आ जाएगा क्या मुझे? पहली इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होनी चाहिए आपके हिसाब से? एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो अगर एंड ऑफ द पीरियड पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है देन इट इज कॉल्ड एन्युटी ऑर्डिनरी। दूसरा एग्जांपल, मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में बोला, मैंने कहा सर मेरे को मेरे बेटे के लिए 10 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए, बताओ मुझे हर साल कितना पैसा डिपॉजिट करना है। तो उसने कैलकुलेट करी, मेरे को एंटरटेन किया, चाय पिलाई, कॉफी पिलाई और कहता 70,000 रुपए आपको देना है सर, बोलो इन्वेस्टमेंट शुरू करूं? मैंने कहा करो, मैं अगले साल आऊंगा, मतलब पहले साल के एंड में आऊंगा। इज इट पॉसिबल? मुझे उसी वक्त देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? उसी वक्त देना पड़ा ना, तो दिस इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। तो जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें ये देखना होगा कि ये एन्युटी है या नहीं, पहली बात तो ये देखनी होगी। दूसरी बात ये देखनी होगी कि एन्युटी ड्यू है या एन्युटी रेगुलर है। हो गई? जब ये हमें समझ में आ जाएगा, फिर मेरे को अगली बात ये देखनी होगी कि उस एन्युटी के अंदर प्रेजेंट वैल्यू की बात की जा रही है, प्रेजेंट वैल्यू की बात की जा रही है या फ्यूचर वैल्यू की बात की जा रही है। ये जो बैंक में गया था, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे आज से 10 साल के बाद, इसे प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे या फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे? मेरे को 10 साल के बाद पैसा चाहिए बिकॉज इट है ना, तो इसलिए क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू। ये जो मैंने 8 लाख रुपए की गाड़ी अभी फाइनेंस करवाई है, ये 8 लाख रुपए की गाड़ी अभी है या लोन खत्म होने के बाद है? कुछ 8 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू है। समझ में आ गया? तो अब कोई क्वेश्चन जब शुरू होगा तो आपको 3 बातें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, एन्युटी है या नहीं। नंबर 2, कौन सी एन्युटी है। नंबर 3, प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है। जब इन सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई कर लोगे देन यू विल चूज कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, किसका? ऑर्डिनरी एन्युटी का। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, किसका? ऑर्डिनरी एन्युटी का। ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, किसका? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, राइट? अब इसमें से आपके देखते हैं कौन से फॉर्मूले आपके कोर्स में यूज हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं कि 4 हो रहे हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सबसे जरूरी काम है तो को आज ये वाले फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा, 100 बार लिख लियो इन फॉर्मूलों को, क्योंकि अगर फॉर्मूले ही लर्न नहीं होंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। मिस्टर बी ने एक लोन लिया है 10 लाख रुपए का, और उस 10 लाख रुपए के लोन को वो 20 इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी बताना है। सबसे पहले बताओ ये एन्युटी है या नहीं। पहले बात तो उसने क्वेश्चन के अंदर ही लिख दिया एन्युटी है तो एन्युटी है, दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है। फिर भी 20 ईयर्स की इक्वल इंस्टॉलमेंट, 20 ईयर्स की इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में बात कर रहा है। फिक्स अमाउंट है, ईयरली है, 20 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट है, पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इक्वल है तो इसका मतलब फिक्स अमाउंट है, रेगुलर इंटरवल है, एन्युटी है। तो यहां पे एक चेक बॉक्स सा बना लेते हैं। नंबर 1, एन्युटी है या नहीं? यस, एन्युटी है। नंबर 2, कौन सी है? ड्यू है या ऑर्डिनरी है? बताओ कौन सी है, ड्यू है या ऑर्डिनरी है? इसकी जो पहली अमाउंट किस्त जाएगी वो कब जाएगी? आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड जाएगी। बिल्कुल सही है, ऑर्डिनरी है, इसको काट दो। उसके बाद यहां पे प्रेजेंट वैल्यू की बात की जा रही है या फ्यूचर वैल्यू की बात की जा रही है? ये जो 10 लाख रुपए मैंने लोन लिया है, अभी लिया है या बाद में लूंगा? प्रेजेंट वैल्यू है।
तो प्रेजेंट वैल्यू है ये, फ्यूचर वैल्यू नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला दिस वन आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर एन, आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाय आई, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर? एक बार रीचेक कर लो, 1 माइनस 1 प्लस की पावर माइनस एन अपॉन आई और इंटू आर। अब इसमें ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। अब मेरा काम है इन सबको फाइंड आउट करना कि भाई प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसमें आर क्या है, इसमें आई क्या है और इसमें एन क्या है, बताना। कुछ दिख रहा है इसमें से? पीवी दिख रहा है? प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख है, तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह 10 लाख डाल दिया हमने। चलो बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू आर दिख रहा है क्या? आर ही तो निकालना है। जब उसने बोला ना कंप्यूट अमाउंट ऑफ एन्युटी, वही तो आर होता है, आर निकालना है। ठीक है, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 1 एज इट इज। ये आई क्या है? आई का फॉर्मूला होता है आर बाय 100। तो आई इज इक्वल टू, आर यहां पर है 10%, 10 को 100 से डिवाइड करने पर आएगा 0.1, तो आर की जगह डाला 0.1 एंड इसकी पावर माइनस एन, एन मतलब कितने साल हैं, वो है -20 डिवाइड बाय 0.1 और इंटू आर, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 10 लाख को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1 लाख आ गया। इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1.1 की पावर -20। ये वैल्यू आपको आपके एग्जाम में दे रखी होगी, दे रखी होगी। ठीक है, और अगर नहीं दे रखी होगी तो मैं इसकी लॉग से निकालना बाद में सिखाऊंगा। अगर मैंने भी लॉग सिखाना शुरू किया तो चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा। अब आपको 1.1 की पावर -20 की वैल्यू, 1.1 की पावर -20 की वैल्यू आपको दे रखी होगी। वैसे मुझे इसको कैलकुलेट करना आता है कैलकुलेटर से, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं क्या इसकी वैल्यू आएगी। नहीं, इसमें नहीं होगा, इसके लिए मेरे को नॉर्मल कैलकुलेटर चाहिए, फोन के कैलकुलेटर में नहीं होगा ये वाली बात। मैं लेके आता हूं, अभी रुको जरा। तो अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी होगी 1.1 की पावर -20 विच इज इक्वल टू 0.14864। ठीक है, अब आपने वो वैल्यू यहां डालनी है, 1 2 3 4 5 आर हो गया, 1 माइनस ये वैल्यू हो गई 0.14864, फिर 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 1 में से इसको माइनस कर लो, 1 माइनस 0.14864 0.85136 आ गया। और इसको अब सॉल्व करके जो अभी आपका आंसर आएगा वो लिख लेना है अप्रोक्स के हिसाब से। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, बताना जरा क्या लिखा हुआ है ये थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट लोन अमाउंट इफ एट द रेट ऑफ ₹10,000 इज पेड एवरी ईयर। हर साल 10,000 रुपए की पेमेंट होती है। रेट हो गया 14% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 12 ईयर। क्या ये एन्युटी है? बिल्कुल है। कौन सी एन्युटी है? लोन के ऊपर पेमेंट हो रही है, तो लोन के ऊपर जो पेमेंट होती है वो हमेशा एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है, तो ये रेगुलर वाली है, एन्युटी है, रेगुलर है। क्या निकालना है? लोन अमाउंट ही निकालना है। क्या निकालना है? लोन अमाउंट निकालना है, तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहला हो गया। ये 10,000 क्या है? ये 10,000 आर है, एन्युटी है। आई कितना हो गया? आई हो गया 14/100 विच इज इक्वल टू 0.14 और एन क्या हो गया? 12 हो गया। अभी पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया था?
प्रेजेंट वैल्यू कहीं लगाया था, रेगुलर था, तो मेरे ख्याल से अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, बताना। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाय आई। अगर आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा, और अगर वो फॉर्मूला आपके माइंड में है कौन सा फॉर्मूला है, तो ये कुछ भी नहीं है। अब पीवी की वैल्यू आपको निकालनी है। आर आपको दे रखा है 10,000, फिर 1 माइनस में 1 प्लस आई, 1 प्लस आई हो जाएगा 1.14 माइनस एन हो जाएगा -12 डिवाइड बाय 0.14। दैट्स इट। अब आगे आपका काम है कैसे 1.14 की पावर -12 की वैल्यू दे रखी होगी, इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। इजी भाई, बस हो गया, टेंशन खत्म होगी, ये मेन चीज थी ना हमारी। अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, मिस्टर ए डिपॉजिट 10,000 पर ईयर। मिस्टर ए ने 10,000 हर साल जमा करवाया 10% के पर एनम के हिसाब से। हाउ मच अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 2 ईयर। अब देखो यहां पर तो उसने बोला 10 साल के लिए जमा करवाए, लेकिन पैसा सिर्फ 2 साल के बाद पूछा गया है, तो यहां पर जो एन होगा वो 10 नहीं होगा, एन 2 होगा। तो यहां पर जो एन हो गया वो 2 हो गया। 10,000 हर साल जमा करवाया जा रहा है, तो आर हमारा 10,000 हो गया, यस और नो। आई आपका 10/100 यानी कि 0.1 हो गया। क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सही है। कौन सी एन्युटी है ये, कौन सी एन्युटी है ये? जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कहीं पर, अभी करूंगा या 1 साल के बाद करूंगा? अभी करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो पहले दिन ही हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो कौन सी एन्युटी है, ड्यू। तो एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखो, दिस इज एन्युटी ड्यू और ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। क्या है इसमें फॉर्मूला, मेरे को बता देना, ये मेरे को याद नहीं है। विच इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n -1 डिवाइड बाय आई इंटू आर। आगे क्या है, 1 प्लस आई। दिस इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगी इसके, कि अगर आज हम 10,000 रुपए हर साल जमा करना शुरू करें विद द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 2 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो आर की जगह आपने 10,000 रुपीज डाला, 1 प्लस आई, आई है 0.1, तो 1.1 की पावर n, सिर्फ 2 चाहिए, माइनस में 1 डिवाइड बाय 0.1, दैट्स इट। और 1 में आई ऐड कर दो 1.1। तो या तो आपके नंबर ऑफ ईयर, अब इसमें वैल्यू नहीं दे रखी होगी क्योंकि 1.1 की पावर 2 तो निकालना बड़ा आसान है, अब इसमें वैल्यू नहीं दे रखी होगी, है ना। तो अभी आप अपने आप सॉल्व कर लोगे, तो 10,000 आ गया इज इक्वल टू 1.1 का हो गया 1.21, 1.21 में से 1 को माइनस कर दो, 0.1 कर दो, मल्टीप्लाई 1.1 कर दो। अब ये कैलकुलेशन तो हो सकती है ना हमारी, ये तो हो सकती है, इजी है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। जेड ने 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर इन्वेस्ट किया। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। कौन सी एन्युटी है ये, ड्यू। तो यानी कि सेम फॉर्मूला यही वाला, ये भी ड्यू थी, फ्यूचर वैल्यू था, तो सेम फॉर्मूला। बताओ फॉर्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, आर 1 प्लस आई की पावर n -1 डिवाइड बाय आई इंटू 1 प्लस आई। इसमें r क्या है, 10,000 हर साल जमा कर रहा है, 10,000 हर साल जमा किया, 1 प्लस आई कितना है 8, तो 8 हो जाएगा 1.08। आई का मतलब क्या होता है कि आपने रेट को 100 से डिवाइड करना है, तो 8 को 100 से डिवाइड किया तो 0.08 आता है। तो 1.08 कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, -1 डिवाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाई 1.08। क्लियर है बच्चों, 10,000 आ गया। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है अब यहाँ पे, मतलब ये दे रखी है, अब ले लो 3-4 तक ले लो,
तो इस दिस इज इक्वल टू 2.1589 माइनस में 1 डिवाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाई 1.08। अब यहां आपको करना पड़ेगा, यहां पर आपका थोड़ा समय जरूर लगेगा। करवाया ना, ऐसे करवाया ना स्कूल में, फिर बात की कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। लॉग तो नहीं यूज करवाया अभी तक, सर ने पक्का बोला ना वैल्यूज देंगे, देख ले उसमें उसमें फंस जाए। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी तो हमें तो उसको लॉग लेके करना ही पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 1. अब बच्चों देखो, अगर 1.08 की पावर 10 की वैल्यू आपने निकालनी हो यूजिंग लॉगरिथमिक कंसेप्ट, तो आप क्या करोगे, आप इसे मानोगे x, उसके बाद बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये log x आ गया, log 1.08 की पावर 10 हो गया, देन log x आ गया, 10 आगे आ गया, 10 इंटू log 1.08 हो गया। अब आपको इसे 1.08 को 1.08 की log वैल्यू निकालने के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। तो जिसको हम लिख सकते हैं 1.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि मैंने डेसिमल को कहीं भी रिप्लेस नहीं किया। अगर हमारे जैसे नंबर होता, मान लो फिर से 372.59 और मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता, तो अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 3.7259 और मल्टीप्लाई 10 की पावर, मैंने पॉइंट को इधर रिप्लेस किया है ना, तो पावर आ जाएगी 2। अगर कुछ ऐसे लिखा होता 0.00345, अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो इट विल बी 3.145 और 10 की पावर कितने डिजिट को मैंने राइट पे किया, 3, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब जो 10 की पावर 0 है उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आगे आ जाता है। और 10 8 का लॉग देखो क्या है, 10 8 का लॉग आएगा 0.0334, राइट है। और आपका आंसर आया log x इज इक्वल टू, यहां पर एक 10 था आपका, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 0.334, log x हो गया 3. फिर मैं 0 मिस कर गया, फिर 0 मिस कर गया मैं, 0.0334, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 0.334। अब इसका एंटी लॉग देखने के लिए तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.334 में जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है वो तो बन जाएगा 10 की पावर 0, और 33.4 का एंटी लॉग चेक करो, 33.4 का एंटी लॉग आपको मिलेगा 2.158, वहां पर लिखा होगा 2158, ये पॉइंट हमें अपने पास से डालना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है वापस। तो आपका आंसर क्या आया, 2.158। तो अगर ये वैल्यू उन्होंने निकाल के दी हुई है तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं निकाल के दी है, लॉग टेबल दी है, तो आपको ऐसे लॉग टेबल से वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बढ़ा दूं आगे, अब लॉग भी हो गया, अब लॉग टेबल भी है तो उससे भी कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में लिखा है, चलो बस अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं ये वाले सारे क्वेश्चन। अब ये एन्युटी के क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा एन्युटी है या नहीं, उसके बाद ड्यू है या रेगुलर है, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, फॉर्मूला चूज करना है एंड सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में करके भी आना। ये तू पूरा असाइनमेंट करके आएगा अगली क्लास में। आगे देखें, ये सब आपका होमवर्क है। अब सिंकिंग फंड की बात करते हैं। सिंकिंग फंड का मतलब बच्चों क्या होता है, सिंकिंग फंड में अगर इन फ्यूचर जैसे मेरी कंपनी है और मेरे पास एक 20 लाख रुपए की मशीनरी पड़ी है और उसकी जो एस्टिमेट लाइफ है वो 10 साल है, और मुझे पता है कि वो 10 साल के बाद स्क्रैप हो जाएगी और जीरो वैल्यू मुझे मिलेगी, तो एक समझदार बिजनेसमैन क्या करता है, आराम से बैठा रहेगा, 10 साल के इंतजार करेगा कि चलो होने दे खराब, 10 साल के बाद देखेंगे, 10 साल के बाद 20 लाख रुपए कहां से आएगा तब देख लेंगे, ऐसा करेगा वो? समझदार बिजनेसमैन क्या करेगा, आने वाले 10 साल का जो खर्चा है उसके लिए पैसे पहले से जोड़ना शुरू कर देगा। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, उनको पता होता है कि भविष्य में हमें किस किस चीज के लिए पैसा चाहिए, बच्चे के कॉलेज एडमिशन के लिए चाहिए, बच्चे की शादी के लिए चाहिए, बच्चे को फ्लोर बना के देना उसके लिए चाहिए, लड़की की शादी के लिए चाहिए,
तो इन सबके लिए फंड बनाते रहते हैं, पैसा जोड़ते रहते हैं। तो कंपनी तो पेरेंट्स से ज्यादा समझदार होती है, तो वो भी अपने लिए फंड बनाती है कि आज से 10 साल के बाद मुझे 20 लाख की मशीनरी चाहिए, तो उस मशीनरी के लिए मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्लियर? अब पैसा इन्वेस्ट करना है तो पैसा मतलब पैसा जोड़ना है। अब पैसा जोड़ने का दूसरा तरीका, एक तरीका है कि आप पैसा निकालो अपने प्रॉफिट में से और अपनी कंपनी में किसी जगह रख दो, या फिर अपनी कंपनी में से प्रॉफिट में से पैसा निकालो और उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। विच वन इज बेटर? इन्वेस्टमेंट करो ना यार, उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा और पैसा मिलेगा। तो क्या ये एन्युटी हुई? एन्युटी तो हुई, हर साल फिक्स अमाउंट आप डालोगे। इन्वेस्ट करना तो क्या हुआ? इन्वेस्ट करा तो। एन्युटी की पहचान क्या है? एन्युटी का आइडेंटिफाई कैसे कर? रेगुलर, इंटरवल और फिक्स अमाउंट। तो जब मैंने ये सोच लिया कि मेरे को आज से 10 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए, तो उस 20 लाख को इकट्ठा करने के लिए मैं आज ही से, इसी साल से कुछ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। तो दिस इज एन्युटी ना, टाइप ऑफ एन्युटी ना, जिसको सिंकिंग फंड कहा जाता है। कौन सी एन्युटी है? कौन सी एन्युटी है? पैसा आज से जाएगा या साल के एंड में जाएगा? साल के एंड में जाएगा। कैसे पता? इन्वेस्टमेंट को साल के एंड में किया जाता है, शुरू में करते हैं। तो कौन सी एन्युटी है? ड्यू। कौन सी है? गलत है। कारण क्या है? लॉजिक सही है, जो मैंने बताया तुमने उसके अकॉर्डिंगली आंसर दिया। लेकिन कंपनी में जब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो आउट ऑफ द प्रॉफिट की जाती है। सोचा जिस साल जाता है, जिस साल सोचा जाता है कि भाई हम इस साल से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस साल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। उस साल का प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है और उसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो सिंकिंग फंड इज ऑर्डिनरी एन्युटी। प्रॉफिट लास्ट में होगा, तो लास्ट में निकाला, सोचा हमने पहले। अच्छा, इसमें सोचने हाँ, सोचने पर भी कि हम इस साल से, कंपनी का प्लान होता है ना हमेशा, कंपनी कोई भी काम तुरंत नहीं कर सकती कि हम सोच रहे हैं कि सिंकिंग फंड निकालना शुरू करो और पैसा निकाला डाल दिया। नहीं, पहले प्लानिंग होगी, पहले बातचीत की जाएगी, तब ये डिसाइड होगा कि अगले साल से या इस साल से। तो जिस भी साल से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस साल के प्रॉफिट में से करेंगे, और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर। इसलिए मुझे साल के एंड होने का वेट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट टर्म्स, सिंकिंग फंड इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी, जिसके अंदर मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए, जिसका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? याद है कुछ? विच इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई, दैट्स इट। तो सिंकिंग फंड की जब भी बात होगी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। नहीं नहीं, तेरे पास असाइनमेंट है तो उसमें से देख सकता है। ये आपका फॉर्मूला है, ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू, सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो सिंकिंग फंड का आपने फॉर्मूला रट्टा मार लेना है। जब भी सिंकिंग फंड की बात होगी, दिमाग यूज ना करो, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी एस्टैब्लिश सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ 1 लाख का डेट। उसको 1 लाख का डेट चाहिए, उसकी पेमेंट के लिए पैसा इकट्ठा, मतलब 1 लाख का डेट नहीं चाहिए, 1 लाख के डेट को पे करने के लिए पैसा चाहिए। 4 साल के बाद पेमेंट करना है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तब भी यही माना जाता है एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट, यानी कि क्या निकालना है? आर निकालना है। इफ इंटरेस्ट रेट इज 18% पर एनम, चलो जी वैल्यू डालो, आर निकालना है। फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए? 1 लाख। 1 2 3 4 5, 1 प्लस आई क्या होता है? आई होगा आर बाय 100। आर यहां पर है 18, तो 0.18 हो गया, तो 0.18, तो 1.18 कितने साल? 4 साल, माइनस 1 डिवाइड बाय आई, डिवाइड बाय आई मतलब दिस वन। वैल्यू दे रखी है वैल्यू, तो 1 लाख। 1 2 3 4 5, आर यहां पर, इसकी जगह क्या डालना है आपने? 1.9388 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.18। अब आर की वैल्यू के लिए 1 2 3 4 5, 0.18 डिवाइड बाय क्या बचेगा? 0.9388। अब ये आपको करना पड़ेगा, इसका कोई और जुगाड़ नहीं है।
राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। मैं आप कैलकुलेटर से करके देखता हूं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 1,00,000 को 0.18 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, आंसर आ गया 18,000। उसको डिवाइड करो 0.9388 से, आंसर आ रहा है, मतलब इस कैलकुलेटर ने नहीं किया, आंसर हमारा सेम ही आएगा। 18,000 को दूसरे कैलकुलेटर से करके देखते हैं, ये बेकार कैलकुलेटर निकला भाई। 18,000 18,000 डिवाइड बाय 0.9388, 18,000, कैलकुलेटर भाई, दूसरे से, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। तो अगर हम 18,000 को डिवाइड करेंगे 0.9388 से, ठीक है, तो आंसर आ रहा है 19,173.41.25 चलता है इतना। समझ रहे भाई? बढ़िया, सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला याद कर ले, वैल्यूज डाल दे, उसके बाद कैलकुलेट कर ले। आपको बस यहां पे क्या करना होगा, जैसे 18,000 आ गया, आपके पास तो कैलकुलेटर होगा नहीं, अब इसको आपने 9.8 पॉइंट हटाया, ऊपर 4 0 और लगाए, मतलब वो कैलकुलेट करने में आपका जो टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर समय ना बच रहा हो तो यहीं छोड़ देना यार, आधा नंबर कट जाएगा। समय ना बच रहा हो, हाँ, सिर्फ आधा नंबर कटेगा अगर कैलकुलेट पूरा नहीं किया। इसके बाद रही क्या गया, इसके सब कुछ तो आपने कर दिया। लेकिन करना, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ ही देना, आगे बढ़े। In 10 years, a machine costing 40,000 will have a salvage value of 4,000. A new machinery at that time is expected to sell for 52,000. Sell, purchase करनी होगी ना। In order to provide funds for the difference between the replacement cost and the salvage cost, a sinking fund is set up into which equal payment are placed at the end of the each year. If the fund earns interest at the rate of 7% compounded annually, how much should be each payment be? Sinking fund है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फ्यूचर वैल्यू R 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई। अब सबसे पहले हमें कितना पैसा चाहिए, कितने साल के बाद, 10 साल के बाद कितना पैसा चाहिए, 52,000 की मशीनरी मिलेगी ना, तो कितना चाहिए, गलत जवाब, क्योंकि जो 40,000 की मशीनरी है, जो आज की डेट में 40,000 की मशीनरी है, जिसको हम रिप्लेस करेंगे, जब हम उसको बेचेंगे तो स्क्रैप वैल्यू 4,000 हमारे पास होंगे। अब मेरे को 52 की मशीनरी खरीदनी है, तो कितना चाहिए, 48, तो 48,000 रुपीज चाहिए। बस ये छोटा सा पॉइंट था इसके अंदर। हमें आर निकालना है, 1 प्लस आई, आई है 7%, 0.07 की पावर n, n कितना है, कितने साल की बात है, 10 साल की, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1। आगे आप सॉल्व करो, चाहे लॉग से सॉल्व करो या वैल्यू दे रखी होगी वहां से सॉल्व करो। आगे बढ़े, सॉरी 0.07। अगला क्वेश्चन देखें, अपने आप जरा पढ़ के देखना, हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये वाला मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूं, सामने ध्यान दो। Suppose a machine costing 50,000 is to be replaced at the end of 10 years. At that time, it will have a salvage value of 5,000. In order to provide money at that time for a machine costing the same amount, मतलब 50,000 की मशीनरी मिल जाएगी। A sinking fund is to be set up. The amount in the fund at that time is to be the difference between the replacement cost and salvage value. ये ना भी बोलता तब भी हमें पता है कि हमें कितना पैसा चाहिए, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और सेल्वेज वैल्यू का डिफरेंस है वो हमें चाहिए। तो मेरी जो फ्यूचर वैल्यू है वो तो हमको पता चली चुकी है, 45,000, यस और नो। 50,000 की मशीनरी है, 5,000 सेल्वेज वैल्यू मिल जाएगी। इफ इक्वल पेमेंट्स आर प्लेस्ड इन द फंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड द फंड अर्न्स 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो व्हाट शुड ईच पेमेंट बी? 8% पर एनम होगा, पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो व्हाट शुड ईच पेमेंट बी? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा, फ्यूचर वैल्यू R 1 प्लस आई की पावर n
-1 डिवाइड बाय आई, ठीक है। लेकिन इसमें n क्या होगा, n कितना है, कितने साल है, 10। लेकिन कंपाउंडेड क्या हो रहा है, क्वार्टर। n का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ पीरियड, कि एक साल में कितनी बार कंपाउंड किया जा रहा है। एक क्वार्टर के हिसाब से एक साल में 4 बार होता है, तो 10 साल में कितनी बार होगा, 40 बार। तो n यहां पर 10 नहीं होगा, 40 होगा। रेट क्या है यहां पर, रेट है 8%। ये 8% जो रेट होता है पर एनम होता है, एक साल का होता है। तो एक क्वार्टर का कितना होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो आंसर होगा 2%। तो यहां पर जो आई आएगा वो आएगा 0.02, बस, बाकी कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर। फ्यूचर वैल्यू मेरे को चाहिए 45,000 रुपीज, आर निकालना है 1.02 की पावर n आएगा, n है आपका 40 -1 डिवाइड बाय 0.02। आगे आप इसे सॉल्व कर लो। एक और लॉग से करके दिखाऊं या हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। सेम क्वेश्चन है, अ पर्सन डिजायर टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड टू बी इन्वेस्टेड 10% पर एनम कंपाउंडेड। ये क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ये बड़ा हो गया, मतलब पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट 12% का रेट हो गया। सेविंग सम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 30 ईयर टू बाय हाउस वर्थ रुपीज 30 लाख, फाइंड द अमाउंट टू बी सेव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हो गया, समझ में आ गया या नहीं, करूं। वैल्यू देख ले, इसमें भी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है R1 + I की पावर n। ये भी सिंकिंग फंड है, अब की बार कंपनी नहीं कर रही है, एक बंदा खुद अपने लिए कर रहा है। जब सिंकिंग फंड लिखा होगा, जब सिंकिंग फंड लिखा होगा यही फॉर्मूला लगेगा, कोई और फॉर्मूला नहीं है। तब मत सोचना बिगनिंग एंड, कुछ मत सोचना। वैसे भी यहां पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। यहां पे फ्यूचर वैल्यू, उसको घर खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए। आर आपको बतानी है 1 + 0.12, एन कितना, कितने साल का प्लान है, 30 साल का, माइनस में 1, 0.12, दैट्स इट। हो गया जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। परपैचुटी पर आ जाओ। परपैचुटी का मतलब क्या होता है बेटा, परपैचुटी का मतलब ये होता है सेम टाइप ऑफ, सेम एन्युटी, हर महीने पैसा देंगे या लेंगे, देंगे नहीं होता, इसमें मिलता ही है। हर महीने पैसा मिलेगा और वो मिलेगा इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। उसका एग्जांपल है, आपके घर में दादा दादी है, कोई पेंशन आती है, दैट इज परपैचुटी। हर महीने पैसा आता है, फिक्स आता है, टाइप ऑफ एन्युटी हो गया, बट क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ पीरियड है वो इनफाइनाइट है, तो इसको बोलते हैं परपैचुटी। तो परपैचुटी का जो फॉर्मूला है वो है, पहले मैं दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, पहला क्वेश्चन मेरे सारे मुश्किल ही होते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आएगा, परपैचुटी का जो फॉर्मूला है वो है P = R/I। इफ फर्स्ट परपैचुटी, if first payment is end of the period, end of the period, और P = R/I + R if first payment at beginning of period। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे हॉस्टल में रहने गए या आप कहीं बाहर चले गए, देश से बाहर चले गए, और आपके पापा ने सोचा कि यार इस बच्चे की पॉकेट मनी का जुगाड़ करना है, कुछ उसका हिसाब किताब करना है। तो आपके पापा एक बैंक में गए और आपके पापा ने बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को हर साल 2 लाख रुपए मिले, तो बताओ मैं कितना पैसा आपके पास इन्वेस्ट करूं। तो बैंक वाला पूछता है कि वो जो 2 लाख रुपए आप आज से चाहते हो, आज से मिले, या 1 साल के बाद से हम देना शुरू करें। तो इसलिए परपैचुटी ये होता है कि पहले दिन से या एट द एंड ऑफ द पीरियड से। अगर वो पहले दिन से बोलते हैं, अगर आपके पापा चाहते हैं पहले दिन से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर वो बोलता है एट द एंड ऑफ द पीरियड से, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा देखना है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू परपैचुटी ऑफ ₹3210 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो यानी कि ये वाला लगाना है।
परपेचुटी कितने की है? 3210 की है। तो परपेचुटी का मतलब हर महीने वाली अमाउंट या हर साल वाली अमाउंट, उसे आर कहते हैं। पी का मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या पूछा? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुटी। तो क्या निकालना है? पी निकालना है। तो पी क्या होगा? आर, आर का मतलब 3210 डिवाइड बाय आई, आई कितना है? 6%, 0.06 प्लस में 3210, आंसर। इजी। ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं अब यहां पर क्या है? रमेश वॉन्ट्स टू रिटायर एंड रिसीव ₹3000 अ मंथ। वो चाहता है कि ये वाली मंथली पेमेंट अपनी डेथ के बाद अपने उसके बच्चों को देता रहे हर महीने। तो उसके ऊपर 8% का रेट है। हाउ मच अमाउंट विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुटी गोल? वो चाहता है कि हर महीने मेरे बच्चे को 3000 रुपए मिले। नहीं, स्टार्टिंग में अगर अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट ना, कि स्टार्टिंग में मिले या एंड में मिले, तो हमेशा एंड होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? P इज इक्वल टू R अपॉन आई, यस और नो? तो P की वैल्यू निकालनी है। R हमें दे रखा है, R कितना दे रखा है? 3000 रुपए महीना। I क्या आएगा यहां पर? I क्या आएगा? 8 डिवाइड बाय 100 एंड ऑल्सो डिवाइड बाय 12, क्योंकि हर महीने की बात चल रही है, हर महीने की बात है। अगर क्वार्टरली की बात होती तो 4 से डिवाइड, सेमी एनुअली होता तो 2 से डिवाइड, महीने की बात है तो 12 से डिवाइड। अब भाई क्या आएगा यहां पे? 8 को 1200 से डिवाइड कर लो। 8 डिवाइड बाय 1200, ये तो बड़ा लंबा सा आ रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं 8 डिवाइड बाय 100 और फिर 12, ठीक है जी। तो P कितना निकलेगा? 3000 बाय 8, और ये 100 और 12 ऊपर चला जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। किससे कटिंग हो रही है? 4 से। 4 टू द 8, 4 3 द 2 1 द 2 1500। तो 1500 को 3 से कर लो, 4500, 2 0 और लगा दो। तो 4,50,000 रुपए उसे अपने बैंक में जमा करवाने पड़ेंगे, और उसे भूल जाओ। 4,50,000 रुपए बैंक में जमा करवाओ और भूल जाओ, तो हर महीने 3,000 रुपए आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर कम हो गया, ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रहा, तो लाइफ टाइम आपको 3,000 रुपए महीना मिलता रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड परपेचुटी, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फोर्थ कर लेते हैं। At what rate of interest will the present value of a perpetuity of ₹500 payable at the end of every 6 months be ₹10,000? ये है प्रेजेंट वैल्यू। क्या है ये? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू होगी 10,000, ठीक है। एट व्हाट रेट, यानी कि आपको रेट निकालना है, ठीक है। और 500 क्या है? 500 हो गया आर, राइट है। कुछ पता चल रहा है कि पहले दिया या कब दिया? ये लिखा हुआ एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, यानी कि नॉर्मल वाली। फॉर्मूला क्या हुआ? P इज इक्वल टू R बाय आई। P कितना है? 10,000। R कितना है? 500। I कितना आएगा? I तो निकालना है मेरे को, I तो निकालना है, ठीक है। तो अभी करूंगा, बाद में करूंगा, अभी I को निकलने दो, R निकालेंगे। तो बिल्कुल सही बोला तूने वैसे। तो 10,000 डिवाइड बाय 500, दिस इज इक्वल टू आई। तो ये कितना आ गया? 20 आ गया। तो आई आ गया आपका 20। कैलकुलेशन देख लो पहले, सही करिए। गलत है यार, शिट, क्या कर रहे हैं हम? व्हाट इज दिस भाई? आई निकालने के लिए 500 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। हो गया जी? कहां है ध्यान तुम्हारा? हो गया? ये आई है। जब हम आई निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? आर को 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर 6 मंथली है तो 2 से भी डिवाइड करते हैं। तो आई को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल आर निकलेगा। तो आर, ये तो आया आई। आर निकालने के लिए क्या करना है?
500, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और कंपाउंडेड एवरेज 6 मंथ है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 को 2 से किया, 10% आपका आंसर आया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये जितने बचे हुए क्वेश्चन है आप अपने आप करोगे। अब बॉन्ड के पास चलते हैं। बॉन्ड, अब बॉन्ड का मतलब थ्योरी आप अपने आप पढ़ना, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, टाइम कम है आज। ठीक है, 1 नंबर में आ सकती है। वो पूछ लेगा बताओ कूपन रेट क्या होता है, वो पूछ लेगा डिस्काउंट का मतलब कूपन रेट क्या होता है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पढ़ लियो एक बार जाके। ठीक है, अब जब बोर्ड के लिए करवाऊंगा तब मैं अच्छे से बताऊंगा। अब इस आगे बॉन्ड समझ लेते हैं। बॉन्ड के, बॉन्ड क्या है कि जैसे किसी सरकारी स्कीम के अंदर हम, वो हमसे मतलब हम एक तरह से, अगर मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा तो मैं उस कंपनी को देने वाला एक, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उन्होंने मुझसे पैसा बोरो किया, है ना। तो एक तरीका होता है कि फाइनेंस करने का तरीका होता है, सोर्स ऑफ फंड होता है, पैसे को इकट्ठा करने का एक तरीका है बॉन्ड। तो उस बॉन्ड का क्या कंसेप्ट रहता है कि जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के अंदर 10,000 रुपए डिपॉजिट किए एंड उनका जो कूपन रेट है वो है 10%, इसको कूपन रेट कहते हैं। A bond coupon rate denotes the annual interest rate paid by the bond issuer to the bond holder. कूपन रेट 10%, ठीक है। तो वो मेरे को क्या करेंगे, मैंने 10,000 रुपए वहां पे डाले हैं तो 10% के हिसाब से मेरे को हर साल 1,000 रुपए देते रहेंगे और 10,000 रुपए अपने पास रखेंगे, और वो 10,000 रुपए जब मेरा मेच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा वो मुझे वापस कर देंगे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का मतलब ये है, मेरे को ये देखना है कि जितना पैसा मुझे मिल रहा है एक साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, फिर चौथे साल में, और फिर एंड में, उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर मेरे को मान लो मैंने 4 साल के लिए 10,000 रुपए जमा करवाए तो मुझे पहले साल 1,000 रुपए मिलेगा, दूसरे साल 1,000 रुपए मिलेगा, तीसरे साल 1,000 मिलेगा, चौथे साल 1,000 मिलेगा, और चौथे साल में 10,000 भी वापस मिलेगा। तो इन सब की मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है A = P 1 + I की पावर n। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो अगर मैं A को 1 + I की पावर n से डिवाइड कर दूं तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिलती है, प्रेजेंट वैल्यू मिलती है, राइट। ये 1,000 रुपए मुझे कब मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर। समझ में आया। मैंने किसी कंपनी का 4 साल की मैच्योरिटी वाला एक बॉन्ड खरीदा और मैंने पैसे डाल के छोड़ाया और मैं घर पे आ गया। 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए आ जाएगा, अगले साल के बाद मेरे अकाउंट में फिर 1,000 रुपए आ जाएगा, तीसरे साल के एंड में मेरे पास 1,000 रुपए आ जाएगा, चौथे साल के बाद 1,000 रुपए भी आ जाएगा, मेरे पैसे भी वापस आ जाएंगे। लेकिन ये 10,000 रुपए मैंने दिए कब थे, आज। ठीक है, मैं अब ये देखना चाहता हूं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फेयर थी, क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फेयर थी। वो कैसे पता चलेगा कि जितना पैसा मुझे मिला है, जितना पैसा मुझे मिला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। और मैंने दिया था 10,000 रुपए, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू अगर 9,000 रुपए आई तो बताना क्या मैंने सही काम किया, गलत किया, गलत किया ना, मतलब गलत बॉन्ड खरीद लिया मैंने। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 से ज्यादा आनी चाहिए ना। 10,000 तो मैं अपने पास से दे रहा हूं, आज की डेट में 10,000 रुपए अपने पास से दे रहा हूं, तो जो मुझे पैसा मिलेगा 4 सालों के अंदर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले बॉन्ड की वैल्यूएशन की जाती है यूजिंग दिस कंसेप्ट। तो मैं इस 1,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा 1 + I की पावर 1 साल। यहां पर होगा दूसरे साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यूज होगा 1 + I की पावर 2, तीसरे साल के लिए 1 + I की पावर 3, चौथे साल के लिए 1 + I की पावर 4, और ये भी चौथा साल 1 + I की पावर 4,
और इन सब का जब टोटल करेंगे तो वी गेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? इन सब का शॉर्टकट फॉर्मूला है दिस वन। समझे? जिसमें आर क्या है? आर है जो हर साल मुझे पैसा मिल रहा है 1,000 रुपए। आई क्या है? आई कूपन रेट नहीं होगा, आई होगा मार्केट रेट। मैं जो मुझे कंपनी जो जिस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है मैं वो नहीं देख रहा, मैं देखूंगा मार्केट में क्या रेट है। अगर मार्केट के हिसाब से मुझे पैसा क्या होना चाहिए था, तो ये होगा आई मार्केट रेट। आर समझ में आ गया? ये वी का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू। एग्री? आर का मतलब हो गया जो हर साल मुझे कूपन रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, कूपन रेट के हिसाब से जो पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? आई आपको मैंने बता दिया मार्केट रेट, कूपन वाला नहीं। और सी मेरा हो गया जो मेरे को पैसा मिलेगा, मेच्योर वैल्यू। मेच्योर वैल्यू थी 10,000 रुपीज। इस फॉर्मूले को याद रखोगे। कौन सा फॉर्मूला? ये कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला आ रहा है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी का है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी चेक करो, है ना? तो इस वाले फॉर्मूले में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी के फॉर्मूले के अंदर बस ये आपको ऐड करना होगा तो आपको बॉन्ड की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? चले पहला क्वेश्चन देखें क्या लिखा है यहां पर भाइयों। एक इन्वेस्टर ने 3 साल का एक बॉन्ड खरीदा है जिसकी पार वैल्यू 1,000 रुपीज है। क्या है? 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 क्या आया? सी आया, जो मुझे मेच्योरिटी पर मिलेगा। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 10%। तो आर क्या आया? कूपन। दिस इज कूपन रेट। तो 1,000 रुपए के ऊपर वो कंपनी मेरे को हर साल 100 रुपए मेरे बैंक में डालती रहेगी। आर हो गया 100 रुपीज। ठीक है? मार्केट में मैं उस पैसे को किस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता था, मतलब इन्वेस्टर रिक्वायर्स अ रेट, वो चाहता था कि ये रेट मिले। ये आई हो गया। तो आई हो गया आपका 0.14। एन क्या हो गया? एन क्या हो गया? कितने साल की बात है ये? 3 ईयर। 3 ईयर। सब कुछ मिल गया। आर आ गया, एन आ गया, सी आ गया, आई आ गया। फॉर्मूला याद करना जरा। याद हो गया? ठीक है? तो बताओ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन में आई इंटू आर प्लस में सी 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। यही है? ठीक है? फॉर्मूले में वैल्यू डालो, फॉर्मूले में सारी वैल्यू डालो। आर की जगह 100 रुपए। समझ में आ गया? आर क्या चीज है? जो फेस वैल्यू है कूपन की उसका 10% जो कंपनी मुझे दे रही है हर साल। 1 माइनस में आई क्या आया? 0.14। तो 1.14 की पावर माइनस एन विच इज -3 डिवाइड बाय आई। आई की जगह 0.14। ठीक है? प्लस में सी की जगह जो मुझे टोटल मेच्योर वैल्यू मिलेगी 1,000 1.14 की पावर -4। अब ये वाली जो वैल्यू -4 3 अब ये वाली जो वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन पेपर में दी गई होगी। तो अगर दी गई होगी तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, अगर नहीं दी गई होगी तो आपको इसका लॉग और एंटी लॉग निकालना होगा। तो दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बढ़े आगे? चले आगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। ये सारे क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया था सीएजीआर। सीएजीआर का क्या फॉर्मूला? लास्ट वाली वैल्यू ले लेनी है 210, इनिशियल वैल्यू ले लेनी है 100। कितने साल हुए? 2016 में से 2013 को माइनस करो, कितने साल हुए? 3। यानी कि जितने लिखे उसमें से एक कम कर लेना। 2016 माइनस 2013 -1 आंसर। इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है? ये लिखा हुआ है 10,000 जो है 60,000 में बन गए, तो 60,000 ऊपर फिर 10,000 नीचे इन 4 ईयर। यहां पे 4 साल दे रखा है तो 1/4 आ गया, -1 आ गया। सॉल्व करोगे आंसर। ठीक है? ये हम लोगों ने कल भी सीखा था। आगे बढ़े। ये भी सीएजीआर के क्वेश्चंस हैं। डेप्रिसिएशन भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है? चैप्टर खत्म, मतलब फास्ट ट्रैक वाला चैप्टर खत्म। अब प्रैक्टिस करो। ये पूरा असाइनमेंट मुझे अगले संडे तक करके देना। ठीक है? तू तो आज ही कर ले। तू आज कर तो कल देख कितने अच्छे नंबर आएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।